मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव और उसका संगठन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। उसके 6 अंगों को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहला अंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है महासभा। महासभा का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उसकी समितियों के बारे में, उसके सभापति उपसभापति के बारे में हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने उसकी समितियाँ पढ़ी थी उसमें हमने 6 मुख्य समितियाँ पिछली क्लास में अपनी पढ़ी थी और हमने ये भी पढ़ा था कि महासभा का जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि महासभा जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य होते हैं, यानी इसके भी सदस्य होते हैं, उसको कैसे शक्तिशाली बनाया जाए या उसकी भूमिका कैसे बढ़ी, इसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया जिसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहा जाता है। ये प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को लाया गया था। शांति के लिए इस प्रस्ताव को लाने का जो कारण था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया था, क्योंकि शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही हो गया था। विश्व में पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट अलग अलग हो गए थे। साम्यवादी चीन बन चुका था 1949 में, वहाँ पर क्रांति हो चुकी थी, लाल क्रांति हो चुकी थी माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में। और इस तरह साम्यवादी चीन और सोवियत संघ एक खेमे में जाने लगे थे और दूसरा खेमा पूंजीवादी देशों का था जिसमें अमेरिका। इस सारी पृष्ठभूमि में कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे और उसमें सोवियत संघ लगातार सुरक्षा परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा था। लेकिन अगस्त 1950 को उसने परिषद की कार्यवाही में फिर से भाग लेना शुरू कर दिया। तो इस स्थिति में ये डर था कि क्योंकि सोवियत संघ के पास में वीटो की पावर थी तो बार बार वीटो का प्रयोग करके सुरक्षा परिषद की कार्यवाही को रोक सकता था और उत्तरी कोरिया द्वारा जो आक्रमण हो रहा था उसका भी किसी तरह से समाधान निकालना था। ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जैसे ही उसे मौका मिला महासभा को शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति दिलाने का प्रयास किया और यही शक्ति शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में सामने आती है। हालांकि सोवियत संघ ने अमेरिका के इस कार्य को बहुमत का दुरुपयोग बताया, लेकिन इस शांति के एकता प्रस्ताव के आधार पर महासभा को बहुत महत्वपूर्ण शक्ति मिल गई। उसके आधार पर उसने सामूहिक कार्यवाही करने और सेना का उपयोग करने के लिए अधिकार मिल गया। विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए जब भी कभी सुरक्षा परिषद असमर्थ होगी, यानी उसमें वीटो का प्रयोग कर लिया जाएगा और वो कार्य नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान तय हो गया। महासभा की बैठक यदि उस समय नहीं हो रही हो तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के मतदान के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस अधिवेशन के लिए प्रार्थना की जा सकती थी और 24 घंटे के अंदर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। महासभा ने तुरंत अपने इस अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया और सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया उसने वो 1950 के अंतिम दिनों में साम्यवादी चीन ने जिस तरह से कोरिया के संघर्ष में अपना हस्तक्षेप किया था उसे रोकने में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। 1 फरवरी 1951 को महासभा ने साम्यवादी चीन को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता एक तरह से महासभा की इस प्रस्ताव के माध्यम से सामने आई और शांति के लिए एकता प्रस्ताव काफ़ी हद तक इस प्रयास में सफल भी रहा। 18 मई 1951 को महासभा ने साम्यवादी चीन के खिलाफ एक सामूहिक आर्थिक कार्यवाही की सिफारिश भी की, जिसमें प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई थी। 1956 में जब इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया
तब भी महासभा ने अपना आपातकालीन अधिवेशन बुलाया और मध्य पूर्व में महासभा को इस कार्य में बहुत सफलता मिली। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि वास्तव में ये महासभा की सफलता नहीं है, बल्कि ये संबंधित राष्ट्र की इच्छा थी कि वो युद्ध ना करे और इसलिए उसने उस युद्ध के लिए टालने के प्रयासों को सफल होने दिया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की जो प्रमुख धाराएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसकी 5 धाराएं हैं। पहली धारा है, सुरक्षा परिषद के कोई भी 9 सदस्यों के मतों से या महासभा के बहुमत के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर ही महासभा अपना आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाएगी। दूसरा जो प्रस्ताव इसका है वो है कि प्रस्ताव में 5 स्थायी, इस प्रस्ताव की दूसरी धारा है कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, सोवियत संघ आता है और चीन आता है, इनके सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की गई। इस निरीक्षण दल का जो आयोग था, इसका कार्य था अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति अगर उत्पन्न होती है और शांति और सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, तो ऐसे में उस स्थिति का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट दी जाएगी जिससे कि आगे कार्यवाही हो सके। तीसरा बिंदु जो इसकी धारा में आता है वो है, इस प्रस्ताव से एक 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की गई। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करना था ताकि विश्व शांति को बढ़ावा दिया जा सके। चौथी धारा इसकी जो है उसमें सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपने सशस्त्र सैनिकों की टुकड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी सेना को काम में लिया जा सके। और 5वां बिंदु जो इस धारा में रखा गया वो था कि सभी सदस्य राष्ट्रों से ये सिफारिश की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराएंगे। निष्ठा का अर्थ है कि शांति को बनाए रखने की अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे, किसी भी दूसरे राष्ट्र की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो ये 5 धाराएं थी जिसके आधार पर शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने कार्य करना शुरू किया। इस प्रस्ताव को लाने के पीछे भी कुछ उद्देश्य था और उसका कारण, जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद से विश्व 2 धड़ों में बंटना शुरू हो गया था। तो ऐसी स्थिति में वीटो का प्रयोग जो बार बार हो रहा था उसमें समुचित तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए इस प्रस्ताव को लाया गया था। तो पहला उद्देश्य जो इसका सामने आया वो था कि छोटे छोटे संघर्षों को रोका जाए जिससे विश्व में बड़े युद्ध की संभावना न बने और खुले में कोई युद्ध ना हो। दूसरी जो बात उद्देश्य के रूप में सामने आई इसकी वो थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सक्रिय क्रियाशील निकाय के रूप में उभर कर सामने आए जिससे कि इसके सदस्य राष्ट्र आक्रमण करने से बचें और यदि कोई आक्रमण करता है तो उसको ये भय रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तीसरी जो बात इसमें सामने आई इसके उद्देश्य के रूप में वो है कि जब कोई सामूहिक कार्यवाही नहीं की जा सकती हो उस समय विभिन्न राष्ट्रों के माध्यम से, बड़े राष्ट्र, छोटे राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र, उनके माध्यम से राजनीतिक दबाव डाला जाए जिससे आक्रमणकारी राष्ट्र आक्रमण न करे या उस आक्रमण का प्रतिरोध किया जा सके। और चौथी बात जो इसके उद्देश्य के रूप में सामने आती है वो है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वीटो का प्रयोग बढ़ गया था एक दूसरे ध्रुवों को नीचा दिखाने के लिए, उसको किसी तरह कम किया जा सके। हालांकि शांति के लिए एकता प्रस्ताव जब आया तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत तर्क दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इसने प्रारंभ से कार्यवाही करनी शुरू की उससे ये माना गया कि इस प्रस्ताव ने काफ़ी सक्रिय रूप से न्याय संगत तरीके से कार्यवाही की। एक और चीज़ थी, एक और ऐसी
संस्था इसमें बनाई गई जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को और ज़्यादा संगठित किया गया और ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, वो थी छोटी असेंबली। 1947 में ही सुरक्षा परिषद में बार बार स्थायी सदस्यों के माध्यम से वीटो का जो प्रयोग हो रहा था उससे गतिरोध उत्पन्न हो रहा था, कार्यवाही नहीं हो पा रही थी, काम नहीं हो पा रहा था और सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आशंकाओं से पूरा विश्व भयभीत था कि कहीं एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण की संभावनाएं न बन जाए। ऐसी स्थिति में इस नई परिस्थिति का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को एक सहायक अंग के रूप में अंतरिम समिति का गठन किया गया। इसे छोटी असेंबली कहा गया। ये बहुत छोटी है, महासभा से बहुत छोटी, उसका 5वां हिस्सा, लेकिन ये एक स्थायी संस्था के रूप में बनाई गई जो हमेशा अधिवेशन में बनी रहेगी। और जब भी कभी महासभा का अधिवेशन न हो रहा हो तो उस समय भी ये अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त प्रश्नों पर विचार करेगी। लेकिन 1952 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। इन सब इसके समस्त कार्यों के अध्ययन के बाद शांति के लिए एकता प्रस्ताव और छोटी असेंबली का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि महासभा की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई। जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने कहा, 1949 से सुरक्षा परिषद में के मुकाबले महासभा का महत्व बढ़ा है और कुछ प्रमुख कारण इसकी शक्तियों की वृद्धि के गिनाए। पहला कारण गिनाया कि क्योंकि महासभा में सभी देशों का प्रतिनिधित्व है, विश्व के सारे देश इसके सदस्य हैं, तो ये एक तरह से लोकमत का प्रतीक है। क्योंकि विश्व के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है और जहाँ लोकतंत्र नहीं है वे भी अपने आप को लोकतांत्रिक ही दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में सारे देशों की जनता एक तरह से इसकी सदस्य के तौर पर उभर कर सामने आती है। जनमत की इस शक्ति के आगे कोई भी देश इसका विरोध आसानी से नहीं कर सकता और न ही इसके द्वारा लिए हुए निर्णयों की उपेक्षा कर सकता है। दूसरी बात जो इसके बारे में कही गई वो है कि विभिन्न राज्यों के मध्य जो आपसी विवाद होते हैं उसके लिए महासभा जो भी प्रस्ताव पारित करती है उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इससे भी इसकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई है। तीसरा जो कारण इसकी शक्तियों में वृद्धि का माना गया वो है सुरक्षा परिषद में वीटो का बार बार प्रयोग होना, और इस कारण से सुरक्षा परिषद की जो कार्यवाही है वो गतिरोध उसमें उत्पन्न होता है। तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले छोटी सभा बनाई गई और उसके बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया, और इन दोनों ही घटनाओं ने महासभा की शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि की। चौथा जो कारण है महासभा की शक्ति वृद्धि का, उसमें इसकी संख्या में निरंतर वृद्धि है। प्रारंभ में जहां इसके सदस्य 51 थे वहां वर्तमान में 193 इसके सदस्य हैं। इस तरह से ये संपूर्ण विश्व को प्रकट करने वाली संस्था है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड प्रारंभ में इसका सदस्य नहीं बना था, लेकिन बाद में 2000 में वो भी इसका सदस्य बन गया। पांचवा कारण माना जाता है कि इसे विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध के लिए कार्य नहीं करती बल्कि ये मानवाधिकार के लिए भी कार्य करती है। जैसा कि 10 दिसंबर 1946 को मानवाधिकार की घोषणाएं की गई थी, उसी तरह से मानवीय कल्याण के लिए भोजन, कपड़ा और मकान यानी आवास जैसी समस्याओं पर विचार भी करती है, सिफारिश भी करती है, जिसके आधार पर विभिन्न देशों को सहायताएं प्रदान की जाती है। इसकी विभिन्न एजेंसियां इसके लिए कार्य करती हैं। छठा जो कारण है वो है आपातकालीन सेना की नियुक्ति, यानी जहाँ भी समस्या होती है, जहाँ भी युद्ध की परिस्थितियाँ होती है, वहाँ पर इसके माध्यम से सेना को लगाया जाता है। अगला जो इसकी शक्ति में वृद्धि का कारण है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर इसे विचार करने का अधिकार है। इसके आधार पर भी इसकी प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त इसे निरीक्षणात्मक अधिकार भी प्राप्त है, जो इसे अन्य इसके जो अंग है उनसे ज़्यादा और विशिष्ट शक्ति और स्थिति इसको प्रदान कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के महासभा का जो स्वरूप है वो पूरे विश्व को प्रकट करता है
और इसीलिए श्लीचर का मानना था कि महासभा की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गुडरिच जो एक विचारक है, उनका कहना था कि महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं है, बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है और विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टार्क का मानना था कि यह बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान प्रमुख रूप से भाग लिया। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार करके फिलिस्तीन, यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में कार्यवाही की, जिससे काफ़ी हद तक इस क्षेत्र में शांति की स्थापना में सहायता मिली। यद्यपि महासभा के जो निर्णय हैं वो कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है मानने के लिए कोई भी सरकार, क्योंकि हर राष्ट्र अपने आप में संप्रभु है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि विश्व जनमत इसके साथ है, इसलिए सामान्य तौर पर विश्व के सभी राष्ट्र इसकी बात को मानते हैं। पूरे साल संयुक्त राष्ट्र के जो कार्य किए जाते हैं वो सामान्य तौर पर महासभा के माध्यम से किए जाते हैं और इसके बहुसंख्यक सदस्यों की इच्छा से प्रस्तावों को पारित किया जाता है। महासभा विशिष्ट विषयों जैसे शांति के लिए निशस्त्रीकरण है, मानवाधिकारों पर गठित समितियां हैं और विभिन्न इसकी जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा कार्य करती है, निमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कार्य करती है, सचिवालय द्वारा महासचिव और उसका स्टाफ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सिविल अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से कार्य करती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि महासभा दिखने में जितना बड़ा और वृहद संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, वहीं इसका महत्व, प्रभाव और शक्तियां भी सबसे ज़्यादा है। कितने मिनट का हुआ?